आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका 12th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो उससे पहले हम वेटेज की बात कर लेते हैं। आईआईटी और जेईई में मिनिमम 2 सवाल हमें इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 2 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, किसी एक चैप्टर से आना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना और अच्छे से सवालों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अपने कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करना चैप्टर पढ़ने के दौरान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो चैप्टर हम जो है एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर हम एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को काउंट में करेंगे और नीट और आईआईटी के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह या जो क्वेश्चन पैटर्न इन एग्जाम्स में आते हैं, तो नीट और आईआईटी के मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अगर एक में ही बनाऊंगा तो दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो भी जिस भी स्ट्रीम का हो वो उस स्ट्रीम का वीडियो देख ले। ठीक है, आपको नीचे थंबनेल पे लिखा मिल जाएगा कि ये नीट का है, ये आईआईटी के क्वेश्चंस रिलेटेड है। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर जो है हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को प्रेफर करेंगे या कुछ टॉपिक से रिलेटेड कॉमन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि हम इस टॉपिक के जरिए बात किसके बारे में करते हैं, तो हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही होती है हमारे सामने, तो हम जनरली कुछ 3 बातें जो है उस रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो रिएक्शन है, ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट का अमाउंट कितना देगी। तो बेसिकली हम किसके बारे में जानने की कोई इच्छुक रखते हैं, अमाउंट के बारे में। ठीक है, अमाउंट के बारे में हम जानने की उत्सुकता रखते हैं। और थर्ड चीज, थर्ड हम जानने की कि रिएक्टेंट जो है वो कितना टाइम पीरियड लेगी कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो है वो कितना टाइम में कंप्लीट होगी। तो अब जनरली ये 3 बातें हम जानने की इच्छा रखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो पहली बात तो ये कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें देती है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। जनरली मैं और भी बता दूँ, गिब्स फ्री एनर्जी से हमें पता चलता है अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म होती है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो वो अपने आप नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अमाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, हमें केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर देता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें अमाउंट की इंफॉर्मेशन देता है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना अमाउंट का बनेगा। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड यानी कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और
कितना टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, या कितनी वेलोसिटी से कंप्लीट होगी, या कितनी स्पीड से कंप्लीट होगी। बेसिकली हम यही बातें कह रहे हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब यही, कितना टाइम ले रही है, या कितनी स्पीड में कंप्लीट हो रही है, कितनी वेलोसिटी में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है केमिकल काइनेटिक्स, और इसी को हम सॉरी टाइम पीरियड को, इसी को हम रेट भी कह सकते हैं, यानी कि कितनी रेट से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो बेसिकली मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में भी जो हम बात करते रहेंगे वो रेट के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है, कितनी रेट से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब रेट के बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब रेट क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो जरा बात को ध्यान से सुनना। कि सपोज करो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ, आर जो है गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। आर फॉर रिएक्टेंट, जो कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो अब पहले तो रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, पहले फॉर्मूलास लिख लेते हैं, फिर उस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली होती है। तो अब जो रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, एंड प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बनता जाता है, ठीक है। यानी बेसिकली रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होती रहती है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। बात समझ में। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, रेट ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, सॉरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो इसीलिए वो हो जाएगी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। बात समझ में। तो बेसिकली हमें ये दो फॉर्मूला समझने की जरूरत है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूला को ज़्यादा समझने की कोशिश करना कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, ठीक है। तो यानी कि सपोज करो रिएक्टेंट 1 जो है वो धीरे धीरे खत्म होके रिएक्टेंट 2 में बन गया, ठीक है। रिएक्टेंट जो की कंसंट्रेशन है वो R2 बन गई, तो हम डेल्टा R क्या ले सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट जो है वो P1 से P2 हो गया, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। तो हम डेल्टा P क्या लेंगे, वो लेंगे P2 माइनस P1, ठीक है। ये बात। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो यानी R1 जो है वो ज्यादा होगा और R2 कम होगा, तो इसलिए जो ये डेल्टा R है ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो ये डेल्टा P है वो तो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी P1 से P2 जाने में अमाउंट बढ़ रही है, तो P2 माइनस P1 जो है वो पॉजिटिव आएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन रिएक्टेंट जो है वो नेगेटिव होगा और चेंज इन प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अब एक और बात करते हैं टाइम की, ठीक है। T2 माइनस T1 जो होगा वो डेल्टा T होगा, भी कुछ टाइम पीरियड तो लगेगा R1 से R2 जाने में,
और उसी वक्त P1 से P2 जाने में, ठीक है, तुरंत रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए T2 माइनस T1 तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, डेल्टा T तो सेम ही होगा। अब पहले हम लिखते हैं रिएक्टेंट के बारे में, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी कि माइनस जो है वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, माइनस डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा सी यानी कि कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को जो है आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। ये जो हम ब्रैकेट का साइन लगाते हैं ना, ये ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ये माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, ठीक है, ये Cp, P जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और C कंसंट्रेशन को, अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर हम ये जो पॉजिटिव लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए हम पॉजिटिव यूज करते हैं। तो इसको हम बेसिकली रियल वे में किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेट्स। अब हेडिंग डालना है टाइप ऑफ रेट्स, ठीक है, टाइप ऑफ रेट्स। तो जनरली दो टाइप की रेट्स होती है, एक तो होती है एवरेज रेट, ठीक है, और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब इन दोनों रेट्स का मतलब क्या है बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिएक्टेंट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में ग्राफ की हेल्प लेते हैं हम पहले तो। अब रिएक्टेंट क्या होता है, बेसिकली धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है, यानी अमाउंट कम होता जाता है, तो रिएक्टेंट की अमाउंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम टाइम टेकन, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पर जो है कंसंट्रेशन C1 है और इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। भाई कंसंट्रेशन C1 जो है वो डिक्रीज, सॉरी C1 से C2 डिक्रीज ही तो होती जाती है और डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया C1 एंड C2, ठीक है, और ये हो गया टाइम पीरियड, T1 T2, ठीक है। तो ये तो हो गया डेल्टा C2, सॉरी डेल्टा C, और ये हो गया डेल्टा T, ठीक है। तो जो एवरेज रेट है, ठीक है, एवरेज रेट वो होती है माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये तो है डेल्टा, यानी कि डिफरेंस, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस को, ठीक है। और अगर मैं सपोज करो कि किसी पॉइंट पर माइन्यूट लेवल पर, यानी सपोज इस पॉइंट पर मुझे रेट चाहिए, तो यहाँ पर जो हमने एवरेज रेट निकाली है वो कुछ सर्टेन टाइम डिफरेंस पे निकाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पर चाहिए जहाँ डेल्टा टी जो है वो जीरो है, यानी कि बहुत ही माइन्यूट टाइम डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट, यानी आप जब डेल्टा टी निकालोगे, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जीरो आएगा, ठीक है। जैसे मिली सेकेंड्स
मिली सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पे मुझे रेट निकालनी है। तो उस रेट को मैं किस तरीके से निकालता हूँ, तो उसको मैं निकालूंगा डिफरेंशिएशन के टर्म में, ठीक है, माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो डिफरेंशियल टर्म है, ठीक है। हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन किस टर्म में यूज करते हैं, जब जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन या जो टाइम गैप है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर हो, तभी हम डिफरेंशिएशन टर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज यूज में आ रही है, ठीक है। और इसी को हम आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन यूज करें तब तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, और जब हम डेल्टा यूज करते हैं तब वो आर एवरेज होती है या रेट एवरेज होती है या एवरेज रेट होती है, जो भी कहना चाहो। सिमिलर कंसेप्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए भी सेम ही है। सपोज, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ पर वही सेम हम कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ सेम हम टाइम लेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे P1 ली, ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये मैंने P2 लिया, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पे टाइम क्या हो जाएगा, ये हो गया टाइम T1, ठीक है, ये हो गया T2। आई बात समझ में। तो यहाँ पर तो ये चीज तो होगी डेल्टा P, और ये चीज होगी डेल्टा T, ठीक है। तो सिमिलरली आर एवरेज यानी कि रेट एवरेज क्या हो जाएगा, रेट एवरेज हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगी, डेल P बाय डेल T, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। एवरेज में हम डिफरेंस लेते हैं और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अब आगे की बात ये है कि इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, और या फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना साथ ही में, ठीक है, देखते देखते कि जब रिएक्टेंट खत्म होता जाता है उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक बात बताओ, तो मैं दो रेट ऑफ रिएक्टेंट को बराबर नहीं लिख सकता क्या रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे और जोड़ देना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है या गायब हो रहा है, वही प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है या बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होगा क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। तो सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो है वो बराबर है प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। तो यानी कि ये नई चीज ये है कि रेट जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर होती है। सिर्फ ये माइनस का साइन का ध्यान रखना, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वहीं प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। और रिएक्टेंट का अमाउंट जो है हमने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट जब घटता है, ठीक है, R1 से R2 जाता है, ठीक है, तो डेल्टा आर क्या होगा, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे होता है, क्योंकि R1 जो है वो कम होगा, ठीक है, और सॉरी R1 जो है वो ज़्यादा होता है और R2 कम होगा, ये धीरे धीरे खत्म हुआ है। और डेल्टा आर क्या होता है, R2 माइनस R1,
तो कम अमाउंट में से ज़्यादा अमाउंट जब माइनस होगी तो आंसर क्या नेगेटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने रिएक्टेंट जो है हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को याद रखना और इसी चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको और अच्छे से अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। ठीक है, वीडियो है, अगर ना भी बोलोगे तो मुझे सुनाई देने वाला है नहीं। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को वापस से देखो, आराम से देखो। अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो स्लो करके देखो, स्लो लग रहा है तो स्पीड को बढ़ा के देखो, पर देखो। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट टॉपिक डाल लो आप, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिख लो कि एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, सपोज कोई भी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सवाल इसी, मतलब जो मेन सवाल है, ठीक है, वो इसी टॉपिक से आने हैं। तो बेसिकली अभी तक जो बातें हमने पढ़ी वो समझने के लिए थी, बेसिकली सवाल पे डिपेंड है अब ये टॉपिक है। सपोज कोई रिएक्शन है, जैसे मैं हेबर प्रोसेस तो बाद में लूँगा। सपोज जैसे हम अभी कर रहे थे आर से पी। ठीक है, तो अभी हमने रिएक्टेंट जो लिया था, सॉरी रेट जो ली थी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये लिखी थी। तो सपोज करना कि अब मैं कोई सीरियस या एक्चुअल केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, जैसे कि CO प्लस CO को मैंने रिएक्ट करवाया है NO2 से, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और NO। ठीक है, ये रिएक्शन हमें मिली। तो अब अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या रिएक्टेंट है क्या, बिल्कुल। तो इसलिए मैं यहाँ पर डेल्टा CO अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा और माइनस लिखूंगा, माइनस मत भूलना, वो बराबर होगी किसके, माइनस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, जिस रेट से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते जाएंगे या खत्म होते जाएंगे, उसी रेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और NO बनते जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है, जिस रेट से खत्म होते जा रहे हैं उसी रेट से, यानी कि मैं यहाँ पॉजिटिव लूंगा, डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा टी, और वो भी बराबर किसके होगा, प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अच्छे से देख लो, समझ लो, जान लो। अब एक और टाइप है, एक और टाइप नहीं है, एक और एग्जांपल देखना। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है जिनके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि सबके आगे जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 है। ठीक है, लेकिन जब इनके आगे कोई कोएफिशिएंट जुड़ जाता है, यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2H2O2 जो है वो क्या देगा, H2 प्लस O2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, सॉरी ये 2H2 4 ठीक है, हाँ बैलेंस हो गई। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन वही होगी, यहाँ पे H2O2 क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी
अगर कोई स्टोइकियोमेट्री जुड़ा हुआ हो, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे स्टोइकियोमेट्री जुड़ा हो तो हम उसका स्टोइकियोमेट्री का इन्वर्स भी आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये रेट किसके बराबर होगी, अब H2 में यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, तो सिमिलरली हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो यहाँ पर 1/2 लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट है, तो O2 अपॉन डेल्टा T। अब स्टोइकियोमेट्री कुछ है नहीं, बेसिकली स्टोइकियोमेट्री के आगे 1 है या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर 1 है, और 1/1 लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम जो है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री नहीं लगाते, ठीक है भाई। 1/1 लगाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री है लेकिन क्या है 1/1, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर 1 के अलावा जो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी आ जाए स्टोइकियोमेट्री तो वो हम इन्वर्स में लगाते हैं या लिखते हैं, ठीक है। काफी सिंपल सी बात थी। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ले सकता हूँ भाई, Na प्लस Nb gives Nc प्लस Nd, ठीक है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/n डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ठीक है। आगे माइनस भी आएगा क्योंकि A क्या है, रिएक्टेंट है। सिमिलरली माइनस 1/n डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली प्रोडक्ट है C, तो पॉजिटिव डेल्टा C 1/n डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और वो किसके बराबर होगा, 1/n डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा, ठीक है, डेल्टा यहाँ पे डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर इंस्टेंटेनियस रेट हुई तो उसको हम -1/n dA/dt लिख देंगे, इधर -1/n dV/dt लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर -1/n dC/dt लिख लेंगे, सॉरी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि C क्या है, प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव 1/n dD/dt लिख लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये किसका हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। ये तो होगी इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका, और ये हो गया एवरेज रेट लिखने का तरीका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बात काफी सिंपल सी है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जरा रेट की हम यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी रेट का फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या था वो, चेंज, ठीक है, चेंज या डिक्रीज ले लो या इंक्रीज ले लो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन वही होती है मोलरिटी, यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गई मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हो गई मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी रेट की यूनिट,
ठीक है। प्रोडक्ट के लिए भी यही होगी, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की जो यूनिट रहती है वो सेम ही रहेगी। तो यानी कि रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम जरा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम जरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप सबके पास एनसीईआरटी तो होगी सही, तो एनसीईआरटी का 4.1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो एग्जांपल दे रखा है 4.2 वो आप सॉल्व करके देखना होता है नहीं होता, क्योंकि सारे एग्जांपल लिखा हुआ है अपने सामने, तो वो यहाँ पर करने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह थियोरी वगैरह हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो for a reaction reactant to product, the concentration of reactant changes from 0.03 मोल टू, यानी कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो रिएक्शन जा रही है, ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0.03 से 0.02 हो रही है टाइम 25 मिनट्स में। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेट एवरेज, ठीक है, आर एवरेज यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड इन सेकेंड। तो पहले तो आर एवरेज हमें निकालना है, ठीक है, और रिएक्टेंट का, तो आर एवरेज का फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कुछ है नहीं तो लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फाइनल 0.2 माइनस 0.03 अपॉन डेल्टा टी जो कि है 25 मिनट। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.01 अपॉन 25 जो हो जाएगा 0.01 अपॉन 25। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मैं 100 लगा लूँ तो ये 1 हो गया, और इसको मैं 100 बनाऊँ तो यहाँ पे 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये हो गया, और ये हो जाएगा लगभग 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, और अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ये मिनट में और ये सेकंड में, हमसे दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4.2 वो भी हम कर लेते हैं यहीं पे फटाफट, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, 2A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, एनसीईआरटी है और भी, in a reaction 2A gives product, the concentration of A decrease from 0.5, the concentration of A decrease from 0.05 mole liter inverse second inverse till 0.04 mole liter second inverse. ठीक है, in 10 minutes calculate the rate during interval। ठीक है, तो ये सारा काम कितने टाइम में हो रहा है, 10 मिनट्स में हो रहा है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट, तो सिंपल वही रेट। ठीक है, अब इसमें रेट एवरेज, ऐसी बात है अगर टाइम इंटरवल दिया है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 0.01 का, तो डेल्टा यूज़ करेंगे, यानी कि रेट एवरेज ये होगा -1/2 डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा ए यानी कि 0.04। ठीक है, माइनस 0.05 अपॉन 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा -1/2 इंटू माइनस 0.01 अपॉन 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 0.01 अपॉन 1/2 इंटू 10। ठीक है, और ये हो जाएगी लगभग 100, यानी कि 1 अपॉन 1/2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर -3। ठीक है,
यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आंसर है क्या? तो यहाँ पिछले 4.2 वाले क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कंसंट्रेशन 0.05 ले लिए और 0.04 ले लिए, तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन चेंज जो है वो 0.5 से 0.4 है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आंसर सेम नहीं आएगा पर मेथड जो है वो सेम रहेगा। जैसे रेट एवरेज अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो सेम -1/2 बेटा ए अपॉन बेटा टी लूँगा। ठीक है, -1/2। अब यहाँ से जो डेल्टा ए आएगा वो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10 मिनट्स। ठीक है, हो जाएगा 1/2 0.1 माइनस अपॉन n, ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.1 अपॉन 10 इंटू हाफ, ये 100 यानी कि हाफ इंटू 10⁻², जो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको आप 0.05 भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम जो है वो मिनट में लिया है, तो सेम यही क्वेश्चन है, मेथड सेम ही का। ठीक है, सिर्फ वहाँ मैंने कंसंट्रेशन गलत ले ली थी, इस वजह से हमारा आंसर जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब जरा नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंगल लाइन में और वो फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है वो ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब ध्यान से सुनना कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट डिपेंड कर रही है ना, जितना ज़्यादा हम रिएक्टेंट लेंगे उतना मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, पहली बात। तो सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो फास्ट कन्वर्ट होगा। ठीक है, और सिंपली ये स्टेटमेंट याद रखना कि 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ सम रिएक्शंस के लिए है। ठीक है, सम रिएक्शन शो रेट ऑफ रिएक्शन प्राइस, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बेसिकली मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेसिकली हो क्या रहा है, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटकर, सपोज ये रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटकर बेसिकली क्या बन रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है। ठीक है, यानी कि ए का बॉन्ड टूट रहा है और ए भी बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सपोज इनका नेचर, ये बॉन्ड कितने आपस में ए बी के कितना स्ट्रॉन्ग, याद करो यार सॉल्यूशन चैप्टर में आपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। ठीक है, सिमिलर कुछ उसी टाइप का है कि इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कितनी है, वो ए जो आपस में स्टेबिलिटी है, जितनी स्टेबिलिटी है क्या उतनी स्टेबिलिटी ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में है या नहीं। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट कम होगी, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट पे ये इस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट हम जानते हैं क्या करता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट तो ये। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें लाइट की वजह से जो है वो रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी टूटता है एज कंपेयर टू नॉर्मल हम जब लैब में रिएक्शन करते हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हमारे क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल से फैक्टर्स थे, ठीक है, जो हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आप जरा नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, या किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पहले भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है आगे। ठीक है, वो पूरी रिएक्शन के लिए था। अब हम रेट को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनना कि सपोज ये प्लस बी gives C and A D। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, जनरल, कोई भी एक जनरल रिएक्शन है। तो हम ये जानते हैं कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम जानते हैं। तो यहाँ से एक चीज आ जाएगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए एंड बी के। ठीक है, अब एक चीज और होती है कि रेट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के पावर में कुछ एक्स एंड वाई, ठीक है, ये होता है। तो अब पहला सवाल तो ये कि एक्स और वाई होता क्या है। तो एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई आर ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो x है वो ऑर्डर है a का और y जो है वो ऑर्डर है b का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऑर्डर को हम डिटेल में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है, तो वहां पर हम ऑर्डर को डिटेल में अभी पढ़ेंगे जस्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम रेट को एक्सप्रेस करना और रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये तो था रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब हम इस रेट को ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको माइनस डी आर बाई डी टी कर दें, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, ये है एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है रेट कांस्टेंट। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर हम हटाएंगे, ठीक है, ये जो हम प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर हटाएंगे तो ये रेट कांस्टेंट आता है। ठीक है, ठीक है, तो माइनस डी आर बाई डी टी, और ये जो के है ये होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर के जो है वो रेट कांस्टेंट है। तो ये बात हुई हमारी रेट एक्सप्रेशन की और रेट कांस्टेंट की। और अगर हम
जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर 1 ले, ठीक है, एफ, ठीक है, एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर हम 1 लेते हैं तो रेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के। बहुत समझ में आएगी भाई, ए और बी की वैल्यू तो 1 1 हो गई ना, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, बी की ठीक है कुछ भी हो, तो ये दोनों क्वांटिटी तो 1 1 होगी, तो बची क्या, रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, रेट, तो रेट किसके बराबर हो जाती है, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, बात काफी सिंपल सी थी, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकेंड चीज है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर वगैरह पढ़ लें, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना वो ऑर्डर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उससे पहले हम ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, कि रेट कांस्टेंट के क्या क्या चरित्र हैं। तो सबसे पहले तो कि जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। एक बात ये नोट करके लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पर या इस स्टेटमेंट पे बेस्ड सवाल बन सकता है। ठीक है, कि जितनी वैल्यू ऑफ के ज़्यादा होगी उतनी ही रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, और जितनी वैल्यू कम होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, कंपैरिजन का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हर रिएक्शन के लिए के इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल रिएक्शन हैज इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है, और ठीक है डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो उसी रिएक्शन का तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो रिएक्शन के लिए के जो होता है इंडिविजुअल होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंडिविजुअल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सॉरी रेट कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है रेट कांस्टेंट, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि आखिर ऑर्डर होता क्या है। तो अब अपनी मेन हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ऑर्डर होती क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी जनरल रिएक्शन लिखो, उसके लिए हम ऑर्डर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या ऑर्डर क्या होती है वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है कोई रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए अभी हमने रेट लिखी थी। ठीक है, रेट हमने क्या लिखी थी, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, अब ये जो एक्स और वाई है वो स्टैइक्योमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो एक्स और वाई है वो स्टैइक्योमेट्री, ये जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, इनके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि एक्स एंड वाई है क्या, एक्स तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, और y है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो ये है ऑर्डर, और जब हम x प्लस y करते हैं तो हमें मिलता है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब ऑर्डर की डेफिनेशन या ऑर्डर का मतलब सुन लो कि जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से खत्म होता जा रहा है, यानी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल में जो ऑर्डर है वो किस सीक्वेंस में खत्म होता जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आ रही है तो थोड़ा रिवाइंड करो और थोड़ा दिमाग से सोचने की भी करो कि जो पूरी रिएक्शन है तो सर्टेन टाइम इंटरवल्स के बीच में जो ऑर्डर है, सॉरी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की किस तरीके से खत्म होती जा रही है। जैसे सपोज करो कि 10 मिनट में कोई रिएक्शन खत्म होती है पूरी, तो 2-2 मिनट के टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किस ऑर्डर में खत्म होती जाएगी। जैसे पहले 2 मिनट में आधी हुई, ठीक है, अगले 2 मिनट में और आधी हुई, अगले 2 मिनट में और आधी हुई, या पहले 2 मिनट में जो रिएक्शन है वो आधी हो गई एंड अगले 2 मिनट में 1/4 हो गई। ठीक है, या 1/4 खत्म हो रही है और अगले 2 मिनट में 1/8 खत्म हो रही है और अगले 2 मिनट में 1/16 खत्म हो रही है। ठीक है, तो यानी कि टाइम इंटरवल्स में किस ऑर्डर में रिएक्शन खत्म होती जा रही है, ये होता है ऑर्डर का मतलब। ठीक है, आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये याद रख लेना कि जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर लिखते हैं वो ऑर्डर होता है। आई बात समझ में? अब हम रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं क्योंकि हम ऑर्डर तो जान ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ लिखा है रेट जो है किसके बराबर होता है, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा रेट अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, और हम जानते हैं रेट क्या होता है, रेट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गई रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ए और बी तो बेसिकली कंसंट्रेशन ही है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एक्स कंसंट्रेशन की पावर वाई। ठीक है, तो इसको मैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन 1। ठीक है, यहाँ तो 1 है ऊपर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टाइम। अब मैं जरा x प्लस वाई को n ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये होती है यूनिट ऑफ के, यानी कि रेट कांस्टेंट। अब हम जीरो ऑर्डर, अब जो ऑर्डर है वो कितने हो सकते हैं, तो ऑर्डर जो है रिएक्शन की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये पॉइंट याद रखना कि ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकती है। अब सीधा देखना यूनिट ऑफ के पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सपोज करो कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो k की यूनिट क्या आएगी, k क्या है, कंसंट्रेशन
1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है, और कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और कंसंट्रेशन की यूनिट हम जानते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये तो होगी जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगी A इक्वल्स टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ये फॉर्मूला है। तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन की पावर 0 टाइम इनवर्स, तो ये पावर तो 1 हो गया, तो यानी कि सिर्फ टाइम इनवर्स, ठीक है। ये हो गई के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स। सिमिलरली अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, तो उसके लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन -1 टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी मोल पर लीटर, सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड टाइम इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी यूनिट निकालने का तरीका है। मेन फॉर्मूला तो ये याद रखना, कंसंट्रेशन 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स, और ये भी याद मत रखना, निकालने का तरीका याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन के तरीके याद रखो, डायरेक्ट डेरिवेशन के रिजल्ट याद रखने से ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एग्ज़ाम में अगर आप रिजल्ट भूल जाते हो डेरिवेशंस का, तो फटाफट ऑन द स्पॉट डेराइव करके हमें एंड रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो एंड रिजल्ट पे ही आते हैं, ठीक है, किसी भी डेरिवेशन के एंड रिजल्ट पर, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्डर की बात। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, काफ़ी फिर भी बता देता हूँ। सीआरटी में लिखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है रिएक्शन की, तो या किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो सिंपल सी बात ये है कि इसके एंड ऑफ द चैप्टर हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, कोलेजन थ्योरी, ठीक है। वो थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, ठीक है, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं वही प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। सही बात समझ में, जितने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, अगर इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करते वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। तो अब बात यह है कि रिएक्टेंट कितने प्रेजेंट हैं। सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो यहाँ पर A और B आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 हो गई। सपोज यहाँ पे 2A प्लस 3B गिव्स C प्लस D है, ठीक है, या 2C प्लस 3D है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इनकी, ये कोलाइड तो यही करेंगे तभी तो ये प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 5, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनना कि जनरली, ठीक है, जनरली हमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जैसे मैं एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेता हूँ कि अब मैं कोई सपोज करो एक रिएक्शन दी हुई है, ये KClO3 प्लस क्या दे रखा है, आयरन सल्फेट 6FeSO4 प्लस हमें दे रखी है 3H2SO4, 3H2SO4, ये किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है KCl प्लस 3Fe2SO4 और
ठीक है, ये हमें जनरल रिएक्शन दे रखी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। अगर मॉलिक्यूलरिटी हम देखने जाएं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमें 10 दिखाई देगी, 6 आयरन सल्फेट, 3 सल्फ्यूरिक एसिड और 1 KClO3, ठीक है। लेकिन ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 10 नहीं होती, यानी कि 10th ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही होती। ये जनरली हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जनरली 3 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूलरिटी है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चली जाती है, ठीक है, स्टेप वाले रिएक्शन में चली जाती है। अब स्टेप वाले रिएक्शन का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। सपोज ए से डी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं बन रहा, पहले ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर ये जो सी बना है ये डी बना, यानी कि बी और सी क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन। तो जब मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो जाती है तो वो रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि उनमें इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। तो उनमें मॉलिक्यूलरिटी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, उनका हमें ऑर्डर ही निकालना पड़ता है। अब बात आती है ऑर्डर की, तो सबसे पहले तो जो है हमें रेट फाइंड आउट करनी है, यानी ऑर्डर इन द सेंस कि हमें रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करनी है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ए से डी जो बन रहा है वो 3 स्टेप में बन रहा है, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी, ठीक है। तो अब ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग रेट पर कंप्लीट हो रहे होंगे। सपोज ए से बी तो फास्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्लो हो रहा है एंड ये फास्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ए से बी फटाफट बन रहा है, ठीक है, सी से डी भी फटाफट बन रहा है, लेकिन बी से सी जो है वो स्लो बन रहा है। आ रही बात समझ में। तो हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगी, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो कौन सा होगा, बी से सी वाला, ठीक है। इसके हिसाब से हम पूरे जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेथड रेट डिटरमाइनिंग का, वो इस पर अप्लाई करेंगे और इसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। वैसे छोटे लेवल में आपके मतलब जेई नीट लेवल पर इसको फाइंड आउट करने का तरीका वगैरह ये सब जो है वो हायर क्लासेस में होता है, आपके लेवल पर है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये इतनी सी कहानी थी मॉलिक्यूलरिटी की, ठीक है, कोई खास कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है, कोई खास क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आना इसमें से, ठीक है। जनरली जो है वो मेन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जितने इफेक्टिव कोलेजन रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट्स इफेक्टिव कोलेजन कर रहे हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट जनरली उनकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। होगी बात।